हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग जो हमारी ओशिनोग्राफी का जो टॉपिक है, इसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरल रीफ की बात करते हैं। कोरल रीफ होती क्या है? उससे पहले दोस्तों आपने सुना होगा वर्ड पॉलिप्स। ठीक है, तो हमारी पॉलिप्स और कोरल दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखो, पॉलिप्स की बात करें तो पॉलिप्स हमारी एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एनिमल होते हैं पॉलिप्स, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और पॉलिप्स में भी दो टाइप की पॉलिप्स होते हैं। एक होती है सॉफ्ट पॉलिप्स, दूसरी होते हैं हार्ड पॉलिप्स। जो हार्ड पॉलिप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने लाइफ टाइम में क्या करते हैं, एक कार्बन को रिलीज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की एक स्केलेटन बनाते हैं, हार्ड सरफेस बनाते हैं, उसको रिलीज करते हैं। और जब डेट कर जाते हैं तो वो छोड़ जाते हैं और दूसरे पॉलिप्स उसको यूज कर लेते हैं। तो पॉलिप्स एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, मैरीन एलिमेंट होते हैं, और वो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, स्केलेटन रिलीज करते हैं। और वही हमारे कैल्शियम जो कार्बोनेट होती है, हार्ड सरफेस होती है, उसी को बोलते हैं कोरल रीफ। तो कोरल रीफ या कोरल हमारी क्या हो गए, एक जो पॉलिप्स की स्केलेटन होती है उसको हम बोलते हैं, लेकिन इसको बनाने वाले को बोलते हैं पॉलिप्स। और बनाने वाले में भी, पॉलिप्स में भी हमारी हार्ड पॉलिप्स होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिप्स होते क्या हैं, कोरल रीफ में डिफरेंसेस क्या है। तो पॉलिप्स एक तरह से माइक्रोस्कोपिक मैरीन एनिमल्स है, और पॉलिप्स हमारा डाई करता है तो स्केलेटन हमारा उसका छूट जाता है, और स्केलेटन जो छूटता है वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसी को बोलते हैं कोरल या कोरल रीफ। और ये स्केलेटन आप देखोगे तो जनरली जो पॉलिप्स होते हैं वो हमारी बहुत ही कम डेप्थ वाली वाटर में, ओशियन वाटर मिलते हैं, और स्केलेटन धीमे धीमे यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, और इसके ऊपर स्केलेटन जमा होता जाता है, स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन जमा हो जाता था, और धीमे धीमे क्या करता है, ये हमारी ओशियन के सरफेस के ऊपर आ जाता है। इसी को बोलते हैं हमारी कोरल आइलैंड। जैसे लक्षद्वीप आप देखोगे तो कोरल आइलैंड्स हैं, क्योंकि आप देखोगे मैरीन वहाँ पे जो डेप्थ है वो कम थी, हज़ारों साल तक यहाँ पे कोरल्स की ग्रोथ होती रही, और धीमे धीमे स्केलेटन डिपॉजिट होते रहे, और इसके बाद ये सरफेस से ऊपर आ गए और एक तरह से आइलैंड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो इस तरह से हमारी कोरल्स आइलैंड क्रिएट होती है कोरल रीफ के द्वारा। तो हमारे दोस्तों पॉलिप्स और कोरल रीफ में डिफरेंसेस हो गए। यदि जैसे हम लोग देखें कि पॉलिप्स हमारी हार्ड पॉलिप्स होती है, और ये हमारी जो हमारी कैल्शियम जो रिलीज करती है, एक्चुअली इसको कार्बन मिलता कहाँ से, कैल्शियम मिलता कहाँ है पॉलिप्स को, तो इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एक्चुअली पॉलिप्स एनिमल्स होते हैं, तो इसको फूड्स भी चाहिए होती है। फूड्स इसको, जो हमारे पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स के ऊपर जो उसके टिश्यू जो होते हैं, हार्ड टिश्यू जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक अलगाई होता है, अलगाई को जूजेंथिन अलगाई बोलते हैं। ये अलगाई पॉलिप्स के टिश्यूज में वहाँ पे ग्रो करता है, और वो अलगाई जो जूजेंथिलिज होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, और दोनों में यहाँ पे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। तो पॉलिप्स में और जो हमारे जूजेंथिल अलगाई है उसमें हमारी सिम्बायोसिस रिलेशन होती है। कैसा रिलेशन होती है? पॉलिप्स क्या करता है, पॉलिप्स जूजेंथिल जो अलगाई होती है उसको क्या करती है, हैबिटेट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हमारी अलगाई है उसको बहुत ही स्टेबल या एक फिक्स हमारी इन्वायरमेंट चाहिए होती है, जिस पे वो फोटोसिंथेसिस करे, और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिप्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं, अपने जो टिश्यूज होती है वहाँ पे उसको घर प्रोवाइड करता है। और जूजेंथिलाई जो एल्गाई है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट हो गए, वो पॉलिप्स को देते हैं, और इसके अलावा कार्बन भी इसको देते हैं पॉलिप्स को। इसके अलावा बहुत सारे कलरफुल जो हमारी आपको कोरल रीफ देखने मिलेंगे, तो कलर भी हमारी पॉलिप्स को प्रोवाइड करती है। तो दोनों में सिम्बायोसिस रिलेशन होती है, और दोनों ही यहाँ पे ग्रो करते हैं, और जब पॉलिप्स डाई करती है तो एक तरह से कोरल रीफ यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। और कोरल रीफ बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखोगे तो 3 टाइप की कोरल रीफ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक होती है हमारी फ्रिंजिंग रीफ, दूसरी होती है बैरियर रीफ, तीसरी होती है हमारी एटोल। ठीक है, तो एटोल्स और बाद में हमारी लेगून भी क्रिएट होते हैं। जनरली 3 या 4 टाइप के आप बोल सकते हैं यहाँ पे कोरल रीफ की स्ट्रक्चर होती है।
तो हमारे फ्रिंजिंग रीफ क्या होते हैं? फ्रिंजिंग रीफ आप देखोगे तो जो कोस्टल एरिया होती हैं, वो कोस्टल एरिया की जो लैंड होती है शोर लाइन की बहुत ही क्लोज, यानी कि यहाँ आप देखोगे यहाँ पे मैरीन हमारी कोस्ट है, उसके नज़दीक में एकदम अटैच्ड हुआ दिखता है फ्रिंजिंग रीफ। बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्थ है, अर्थ में सबसे ज़्यादा हमारी फ्रिंजिंग रीफ ही मिलती है, क्योंकि हमारी शोर लाइन से अटैच्ड होती है। और दूसरी होती है बैरियर रीफ्स। बैरियर रीफ्स क्या होती है? एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो शोर लाइन है और बैरियर रीफ हमारी शोर लाइन से बहुत ही दूर होती है, यानी कि यहाँ पे वाटर की गैपिंग होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो कोस्ट है उससे काफ़ी दूर पे है हमारी बैरियर रीफ। तो कोस्ट और बैरियर रीफ के बीच में यहाँ पे वाटर होता है, ये हमारी बैरियर रीफ के एक तरह से डिफरेंसेस हो गए। और दूसरा हमारी थी एटोल होती है। एटोल जनरली आइलैंड्स के ऊपर यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइलैंड्स है, आइलैंड्स की दोनों साइड यहाँ पे एटोल्स यहाँ पे बने हुए हैं। फ्रिंजिंग रीफ टाइप का है, लेकिन फ्रिंजिंग रीफ हमारी क्या होती है? कोस्ट लाइन में होती है। लेकिन एटोल यहाँ पे देख सकते हो कि एटोल हमारी आइलैंड्स की सर्कुलर शेप बनाती है। तो हॉर्स की जो सूज होती है उसकी सर्कुलर शेप का यहाँ पे जो फ्रिंजिंग रीफ बनता है उसको बोलते हैं एटोल। अब जब एटोल यहाँ पे आइलैंड्स के ऊपर आ जाती है, आइलैंड्स को भी कवर कर लेती है, तो एक तरह से यहाँ पे वाटर यहाँ पे हो जाता है। यानी दोनों तरह से देख सकते हो यहाँ पे कोरल की आइलैंड्स हो गई है और इसके बीच में वाटर है, इसको बोलते हैं लैगून। तो यहाँ पे 4 तरीके से कोरल रीफ की स्ट्रक्चर होती है। एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रिंजिंग रीफ जो हमारी कोस्ट लाइन के बहुत ही क्लोज, यानी कि कोस्ट लाइन के ही क्लोज, और यहाँ पे जो ओशन की बॉटम होती है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमारी बनती है फ्रिंजिंग रीफ। दूसरी होती है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ हमारी कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर में होते हैं, यानी कोस्ट लाइन और बैरियर रीफ के बीच में यहाँ पे ओशियन की वाटर होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ आप एग्जांपल देख सकते हो, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि 15,000 माइल से भी ज़्यादा लंबी है और ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से काफ़ी दूर पे है। तीसरी कैटेगरी यहाँ पे एटोल। एटोल में आपको आइलैंड्स की सराउंडिंग में बनती है, सर्कुलर शेप एक तरह बनाती है। जैसे मान लो आइलैंड्स है, आइलैंड की सर्कुलर शेप में यहाँ पे बनाएंगी, चारों तरफ से कोरल कॉलोनीज होंगी, उसको बोलते हैं एटोल। और जब ये जो हमारी एटोल होती है, एटोल के बाद यहाँ पे ही जो आइलैंड्स के ऊपर भी ये कोरल्स यहाँ कवर कर लेते हैं और बीच में एक वाटर हो जाता है सराउंडिंग में। जैसे मान लो सराउंडिंग में यदि आइलैंड्स है इसको बोलेंगे एटोल, यदि आइलैंड्स नहीं है, ठीक है, सराउंडिंग पूरा में इसमें वाटर जमा हो गया, इसको बोलते हैं लैगून। तो हमारी 4 कैटेगरी होती है कोरल रीफ के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉलिप्स फूड कहाँ से लेते हैं? जैसे पॉलिप्स हम लोग एनिमल्स देखे थे, एनिमल्स हैं, तो फूड्स कहाँ से लेते हैं? जैसा कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो अलगाई होती है जूजेंथेलाइज, ठीक है, ये अलगाई उसके टिश्यूज में होते हैं। और जूजेंथेलाइज क्या होती है? अलगाई फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस से जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है वो पॉलिप्स को देती है। पॉलिप्स क्या देती है? इसको जूजेंथेलाइज को मिनरल्स देती है और यहाँ पे हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तो दोनों में सिम्बायोसिस रिलेशन होती है और दोनों ही यहाँ पे ग्रो करते हैं। जूजेंथेलाइज हमारी ब्यूटीफुल कलर भी प्रोवाइड करती है कोरल को। अब इसकी बात करें कि हमारी जो कोरल जो हमारी पॉलिप्स है वो हमारी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जाहिर सी बात है ओशियन में मिलते हैं, लेकिन ओशियन के लिए में भी फेवरेबल जो हमारी इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे मिलते हैं। तो कोरल रीफ्स में वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ओशियन की जो टेम्परेचर है, वाटर की टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 23 से 25 डिग्री के बीच होनी चाहिए, तभी हमारा कोरल रीफ वहाँ पे ग्रो करेगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 23 से 25 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो टॉलरेंस यहाँ पे होती है, यानी कि आप कहीं पे 20 डिग्री पे भी मिलेंगे, 35 डिग्री पे भी मिलेंगे, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर हम इसकी ज़रूरत पड़ती है 23 से 25 डिग्री की कोरल को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा सैलिनिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर में हमारी कोरल रीफ्स मिलती है। सैलिनिटी 27 से 40 के बीच में यहाँ पे पर 1000 हमारी पार्टिकल होनी चाहिए, यानी पर मिलियन पार्टिकल में 27 से 40 हमारी सैलिनिटी होनी चाहिए। तो सैलिनिटी भी हमारी होनी चाहिए, वहाँ पे कोरल रीफ्स मिलेंगे। इसके अलावा सैलो वाटर, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे पॉलिप्स के ऊपर हमारी क्या होते हैं, जूजेंथेलाइज अलगाई होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही आप डीप ओशियन देखोगे सनलाइट वहाँ पे रीच करेगी नहीं, इसलिए सैलो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सैलो वाटर आप देखोगे तो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 200 मीटर से नीचे सनलाइट नहीं रीच करती है। तो 200 मीटर से जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है वहाँ पे पॉलिप्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो फेवरेबल जो कंडीशन है 50 मीटर से 200 मीटर के बीच के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है
और जहाँ पे सैलिनिटी 27 से 40% है एक तरह से, और जहाँ पे वार्म ओशियन करंट मिलते हैं, और जहाँ पे मड फ्री होती है यानी सेडिमेंटेशन नहीं होते हैं, और स्टेबल वाटर मिलती है यानी कि यहाँ पे बोल सकते रिवर का डिस्चार्ज नहीं होता है, जिस सेडिमेंट का डिस्चार्ज नहीं होता है, स्टेबल वाटर है, वहाँ पे हमारी कोरल पॉलिप्स मिलते हैं। तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है? वार्म वाटर 23 से 25 डिग्री, सैलिनिटी 27 से 40, सैलो वाटर 50 मीटर से 200 मीटर, और मड फ्री, सेडिमेंटेशन फ्री, और यहाँ पे स्टेबल वाटर। ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे होंगे ओशियन में, वहाँ पे हमारी कोरल पॉलिप्स मिलेंगे, कोरल रीफ मिलेंगे। अब ऐसे जो वाटर हैं उसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो देखो, गल्फ ऑफ स्टीन में यहाँ पे भी हमारे वार्म वाटर मिलते हैं और सारे कंडीशन फेवरेबल हैं, तो गल्फ ऑफ स्टीन में कोरल मिलेंगे, ब्राज़ील के कोस्ट पे आपको कोरल मिलेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप में मिलेंगे, मेडागास्कर के रीजन में मिलेंगे, अंडमान निकोबार रीजन में मिलेंगे, और इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर आपको यहाँ पे कट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो बैरियर रीफ यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे क्योंकि सारे फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं। तो जहाँ पे वार्म वाटर है, देखो जहाँ पे अपवेलिंग नहीं होती है, जहाँ पे वार्म करंट फ्लो होती है, जहाँ पे बहुत सारा रिवर्स का डिस्चार्ज नहीं होता है, जैसे आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में आपको नहीं मिलेंगे कोरल साइलैंड इधर ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज फ्रेश वाटर का ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन ज़्यादा यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोरल नहीं मिलते हैं। तो ये सारे जो फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए आपको कोरल्स मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, जहाँ पे वार्म करंट है, जहाँ पे हमारी सेडिमेंटेशन फ्री होती है, और जहाँ पे हमारी अपवेलिंग नहीं होती है, वहाँ पे हमारी ट्रॉपिक वाटर में हमारी मिलती हैं कोरल रीफ्स। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 टाइप्स की कोरल रीफ्स मिलती हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स जो हमारी कोस्ट लाइन से अटैच्ड होती है, जैसे अंडमान निकोबार में आप देखोगे, पाल्क बे में देखोगे यानी कि तमिलनाडु के नीचे आप देखोगे, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु की, जैसे मान लो ये तमिलनाडु है, ये हमारे श्रीलंका हो गया, तो पाल्क बे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, और गल्फ ऑफ मन्नार इधर, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे देखने मिलेंगे, कच्छ वाले एरिया गुजरात वाले रीजन में मिलेंगे, क्योंकि सारे फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिलते हैं, तो फ्रिंजिंग रीफ वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा एटॉल्स मिलते हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स, हमारी आइलैंड्स कोरल रीफ से बना हुआ है, तो हमारी एटॉल भी मिलते हैं। एटॉल के हम लोग देखे थे कि आइलैंड्स की सराउंडिंग में हमारी रीफ्स बनती हैं, उसको बोलते हैं एटॉल। तो 2 टाइप की हमारी कोरल रीफ मिलती हैं इंडिया में, और वर्ल्ड में हम लोग देख ही लिए। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंस क्या है कोरल रीफ की, तो इंपॉर्टेंस आप देखोगे बहुत ही बायोडाइवर्सिटी की हॉट स्पॉट होती है, क्योंकि कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोला जाता है, क्योंकि कोरल रीफ की आप देखोगे एरिया देखोगे तो ओशियन का 0.1% से भी कम है, यानी कि 0.1% से भी कम है, लेकिन टोटल जो मैरीन जो स्पीसीज हैं वो 25% से भी ज़्यादा हमारे इसी 20.1% वाले एरिया में रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हॉट स्पॉट होता है, बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। कोरल रीफ की यदि ब्लीचिंग होती है, अभी हम देखेंगे ब्लीचिंग होती क्या है, कोरल रीफ यदि एक्सटेंड करते हैं तो बहुत सारी जो फिशेस हैं, मैरीन स्पीसीज है, वो भी हमारे एक्सटेंड कर जाएंगे, और हमारी जो मैरीन में जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फूड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और पूरी तरह से आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होगा हमारी ओशियन की मैरीन रिसोर्सेज में। तो बायोडाइवर्सिटी की हॉट स्पॉट होती है हमारी कोरल रीफ, और रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोला जाता है। और यहाँ पे कोरल की जो डिपॉजिट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी भी माइनिंग करते हैं, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है उसका यूज करते हैं, और अलगाई का भी, कोरल जो अलगाई है वो भी हमारी न्यूट्रिशन होती है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे इसका इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है कोरल रीफ्स का। अब दोस्तों दूसरी जो टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग जैसे कि दोस्तों हम लोग पहले भी देखे थे, पॉलिप्स और जूजेंथेलाइज जो एल्गाई है, दोनों में हमारी क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। अब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में, म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या देती है, पॉलिप्स हमारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है जूजेंथेलाइज एल्गाई का, और इसके अलावा हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। जूजेंथेलाइज जो एल्गाई है क्या प्रोवाइड करती है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है, कार्बन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा कलर प्रोवाइड करती है। तो ब्यूटीफुल जो कलर हमारे देखने को मिलती हैं कोरल्स का, वो एक्चुअली जूजेंथेलाइज एल्गाई है उससे डिराइव होती है, ना कि पॉलिप से। देखो
जब स्ट्रेस होती है पॉलिप्स में, स्ट्रेस का मतलब है जो फेवरेबल कंडीशन है, जैसे बहुत ज़्यादा ओशन वार्म होने लगा या बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लगा या वहाँ पे सेडिमेंटेशन होने लगे या वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सनलाइट है वो रीच नहीं कर रही है। जैसे मान लो ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल स्पिल हो गया तो सरफेस में ऑयल होने के चलते सनलाइट रीच नहीं करती है, तो ये सारी जो कंडीशन है अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो पॉलिप्स हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस में आने पे क्या करती है, जो अलगाई है उसको एक्सपेल करता है, हटा देता है। जो जेंथलाई जो है जो कलर प्रोवाइड करता है उसको एक्सपेल करता है। अब एक्सपेल करेगा तो जो पॉलिप्स हैं वो वाइट दिखने लगेंगे, क्योंकि कलर हमारा जो डिराइव होता है जो जेंथलाई अलगाइस होता है, अलगाई जब रहेंगे नहीं तो हमारे क्या होगा, वाइट हो जाएगा, और जो वाइट हो जाएगा इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब पॉलिप्स में हमारी स्ट्रेस होती है उसके चलते हमारी अलगाई जो होती है वो बाहर हो जाता है, तो हमारी कलरफुल हट जाती है, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग टेम्परेरी भी हो सकते हैं, टेम्परेरी जनरली होते हैं, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद फिर से अलगाई वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और फिर से कलरफुल इन्वायरमेंट हो जाता है। जनरली अटलांटिक ओशन में आपको टेम्परेरी देखने मिलेंगे, इंडियन ओशन में भी टेम्परेरी देखने को मिलते हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो वार्मिंग हो रही है, ओशियन की वार्मिंग हो रही है, इसके अलावा पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूशन से हमारे केमिकल्स रिलीज हो रही हैं, और इसके चलते यहाँ पे जो कोरल ब्लीचिंग है बहुत ही मास लेवल पर हो रही है। जैसे आप देखो कि 2016 की रिपोर्ट में आई थी कि बैरियर रीफ में बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हुआ है, मास लेवल पर लार्ज स्केल में कोरल ब्लीचिंग हुआ है। और अभी भी यूएन की रिपोर्ट आप देखोगे 70% कोरल रीफ जो अर्थ के हैं वो हमारे थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं, यानी कोरल ब्लीचिंग वहाँ पे कहीं ना कहीं हो रही है। जब कोरल ब्लीचिंग होंगी तो क्या होंगी, हमारे जो अलगाई होंगे अलगाई नहीं रहेंगे, अलगाई नहीं रहेंगे तो अलगाई क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं पॉलिप्स के लिए। तो ऐसा नहीं है पॉलिप्स 100% फूड जो अलगाई से लेते हैं, कुछ जो फूड्स हैं जो फ्लोटिंग मिनरल्स हैं उससे भी, वाटर से भी लेते हैं, लेकिन मेजर जो फूड्स प्रोवाइड करता था अलगाई। जब अलगाई नहीं रहेगा तो बहुत दिन तो पॉलिप्स वहाँ पे ज़िंदा नहीं रहेंगे, पॉलिप्स जब ज़िंदा नहीं रहेंगे तो कोरल वहाँ पे बनेंगे नहीं, कोरल रीफ नहीं बनेंगे, कोरल रीफ नहीं बनेंगे, जो बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं 25% जो मेरीन स्पीसीज जो कोरल एरिया में पाए जाते हैं वो हमारे एक्सटेंड कर जाएंगे। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम हो जाती है कोरल ब्लीच नहीं होने चलते, कोरल ब्लीचिंग होने के कारण। कोरल ब्लीचिंग का जो मेजर रीजन है वो बोल सकते हैं सी वाटर की टेम्परेचर हमारी बढ़ रही है, ओशन की एसिडिफिकेशन हो रहा है। एसिडिफिकेशन मतलब और मान लो हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जनरेट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में और उसके चलते एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है तो एसिडिटी हमारी बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि ओशियन में सैलिनिटी एक तरह से 27 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अब हमारा सैलिनिटी हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा, जैसे कि आप देखो कि एक तो एसिड रेन्स होने से सैलिनिटी डिक्रीज हो रही है, और दूसरे की वजह से यहाँ पे जो हमारी बोल सकते हो आइस हैं, जो आइसिस हैं, बर्फ़ पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ़ पिघल रहे हैं, फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा है। फ्रेश वाटर के इन्फ्लक्स होने के चलते यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो भी डिक्रीज कर रही है। तो यदि सैलिनिटी डिक्रीज होंगी, ओशन की एसिडिफिकेशन होगा, तो एक तरह से हमारे यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हमारी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे यूवी रेडिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओजन का डिप्लीशन हो रहा है, तो ओजन डिप्लीशन होंगे, यूवी रेडिएशन होंगे, तो बहुत ही सेंसिटिव होती है हमारी अलगाई। यदि यूवी यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणें जब पड़ेंगी तो हमारी कोरल ब्लीचिंग होंगी। इसके अलावा पोल्यूशन होंगे, पोल्यूशन से यहाँ पे सेडिमेंट आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, उसकी वजह से भी हमारी कोरल ब्लीचिंग होंगी। तो ये हमारे मेजर रीजन है, सेडिमेंटेशन, पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन, ओशन की एसिडिफिकेशन और हमारी सी वाटर की टेम्परेचर का राइज होना। इसके चलते हमारी कोरल ब्लीच हो रही है। देखो, इसको रोकने के लिए सिंपल सी बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और जो हमारी फॉसिल फ्यूल है उसका अल्टरनेट हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिसके चलते पोल्यूशन भी नहीं होंगी और बहुत सारी इंडस्ट्री जो डिस्चार्ज हैं वो भी नहीं होंगी। तो हमारी कोरल ब्लीच को रोका जा सकता है और जो हमारी मैरीन रिसोर्सेस हैं उसको भी हमारा कंजर्व कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग के बारे में। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।